नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। खास मुलाकात में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललन सिंह जी, अगर शुरुआत करें, बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, मत्स्य पालकों से जुड़ा हुआ है, पशुपालकों से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो क्या प्रमुख आप देखते हैं अपने विभाग में पिछले कुछ अगर वर्षों की उपलब्धियों की बात करें तो कौन सी प्रमुख उपलब्धियां आप देखते हैं? और अगर खास तौर पे बात करें, 4 साल हाल ही में पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर। देखिए, आप अगर मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बात करें जी, तो 10 साल की बात आप करिए, 2014 के पहले की बात करिए और 2014 के बाद की बात करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली, उस समय का जो फिश प्रोडक्शन था वो मात्र 95.7 लाख टन था। आज हम 22-23 में लगभग हमारा 135.45 लाख टन फिश प्रोडक्शन है, जो लगभग 83% फिश प्रोडक्शन में ग्रोथ है। अब आप कल्पना करिए कि आज़ादी के बाद से 2013-14 तक जो प्रोडक्शन था, आज 10 साल में उसका डबल 83% उसमें ग्रोथ हुआ। कैसे हुआ ये? ये हुआ इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में कंसंट्रेट किया और जो काम उन्होंने किया 2019 में, इसको आप कहिए दूरदर्शिता, और दूरदर्शिता के आधार पर उन्होंने 2019 में इस विभाग को अलग किया और 2019 में इस विभाग को अलग करने के बाद उन्होंने कई योजनाएं चलाई। पहला शुरू हुआ ब्लू रिवॉल्यूशन से, नीली क्रांति के नाम से। उसके बाद FIDF, फिश एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उससे इन्होंने इस क्षेत्र को ग्रोथ किया। उसके बाद फिर आया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और अंत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना करके उन्होंने योजना चलाई। तो इसके कारण जो फिशरमैन हैं, जो फिशिंग के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, और उसके साथ साथ जो फिशिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम हुआ और उसका परिणाम ये है कि हम फिश प्रोडक्शन में आज विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। सिर्फ आप समुद्री फिशिंग की बात मत करिए, आप अंतर्देशीय फिशिंग की बात भी अगर आप करेंगे तो इनलैंड वाटर की फिशिंग में भी हमारा डबल ग्रोथ है। 2013-14 तक जहां 30,123 करोड़ का फिशिंग हो रहा था, आज वो 60,524 करोड़ रुपए का, ये एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। 30,000 का एक्सपोर्ट हम करते थे 2013-14 तक, आज हम 60,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनलैंड फिशिंग में 61.36 लाख टन 2013-14 का प्रोडक्शन था, जो अंतर्देशीय फिशिंग में है, और आज हमारा 131.32 लाख टन प्रोडक्शन है 2023-24 में। तो ये 140% का ग्रोथ है। तो आप बताइए कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, और उसके बाद फिशिंग हार्बर्स, फिश लैंडिंग स्टेशंस या एक्वाकल्चर, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, कई टेक्नोलॉजी को इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया गया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा जो फिशर फार्मर हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा है कि पहले इस सेक्टर में ध्यान नहीं दिया गया, पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और जब 19 में अलग मंत्रालय किया गया, अलग मंत्रालय बनाया गया, उसके बाद से लगातार इस पर काम हो रहा है और इस तरह की योजनाएं लॉन्च की जा रही है, जिससे कि जो एक
पिछड़ा हुआ, हम कह सकते हैं कि उपेक्षित जो एक बड़ा एक वर्ग था, हम फिश फार्मर की बात करें, मछुआरों की बात करें या अन्य पशु जो पालक उनकी बात करें, उनको इसमें समाहित किया गया? देखिए, आप 3 करोड़ की जब बात कर रहे हैं तो 3 करोड़ तो लोग फिशिंग के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्टर हैं, सब्सिडियरी जिनको कहते हैं, जो बायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सबों को जोड़ लीजिएगा। जो फिश सेलर्स हैं, जो दुकानों में बेचते हैं, उनका भी तो आय का स्रोत ही है, तो उनके भी जीवन यापन का ही है। तो 3 करोड़ को आप डबल कर दीजिए, लगभग इससे 5 से 6 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये आपने कहा कि पहले नहीं हुआ इसलिए कि उनकी कोई मंशा नहीं थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हर क्षेत्र को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए विकसित भारत की कल्पना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर क्षेत्र को विकसित करने का काम किया, और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ फिशिंग सेक्टर को, जो फिशिंग आज डेवलप हुआ है। अभी आप कहिएगा कि 100 डेज के अंदर हम लोगों ने, अभी तीसरे कार्यकाल में उन्होंने 100 दिन का लक्ष्य दिया, और 100 दिन के लक्ष्य में हम लोगों ने 364 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसपॉन्डर विकसित किया, और वो ट्रांसपॉन्डर अपने देश में बना हुआ है। इंडिया स्पेस लिमिटेड एक कंपनी है, उसने उसको विकसित किया है। हम 1 लाख मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं। अभी पालघर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया, और 5 किसानों को उन्होंने मुफ्त में ट्रांसपॉन्डर दिया। ये ट्रांसपॉन्डर उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए कि इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ सकते हैं। अब आज फिशिंग करने के लिए जो समुद्र में मछुआरे जाते हैं, वो महीनों तक परिवार से अलग रहते हैं, कोई सूचना उनको नहीं रहती है। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो लगातार अपने परिवार के संपर्क में रह सकते हैं। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो वेसल कंपनी, जिस वेसल पर वो फिशिंग करने के लिए गए हैं, उस कंपनी के मालिक के साथ सीधे संपर्क में रह सकते हैं। अगर उस वेसल में कोई टेक्निकल खराबी आ गई, कोई परेशानी उनको हो रही हो, तो वो अपने वेसल मालिक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड पर जो फिशिंग के दफ्तर हैं, उनके संपर्क में वो रह सकते हैं। तो ये उनके संपर्क में रखने की सुविधा है। इसके साथ साथ जो उनको सुविधा दी जाएगी वो है, अगर समुद्र में वो फिशिंग कर रहे हैं और उस दौरान कोई पूर्वानुमान में चक्रवात की कोई सूचना आई, तो उनको तुरंत ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है, आप वापस लौट जाइए। कभी कभी फिशरमैन अपने फिशिंग करते हुए वेसल्स को लेके सीमा पार कर जाते हैं, और सीमा पार करने के कारण परेशानी हो जाती है, दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। ट्रांसपॉन्डर उनको अलर्ट जारी करेगा कि आप अपनी सीमा को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे ट्रांसपॉन्डर सिस्टम सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। जो तीसरा उनको फायदा होगा कि उनको आज घूमते रहते हैं, मछली उधर उधर मिलता नहीं है। ट्रांसपॉन्डर उनको सूचित करेगा कि आप जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं उससे कितनी दूर पर ज़्यादा मछली उपलब्ध है, वहाँ जाके वो फिशिंग कर सकेंगे, तो उनका समय भी बचेगा। तो ये सारी सुविधा उनको मिलेगी और वो अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज जो ये ट्रांसपॉन्डर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर जो लॉन्च किया है, इसका लाभ आने वाले दिनों में मछुआ फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद हम लोग इसके साथ साथ हम लोगों ने जो फिशरी सेक्टर में जो जुड़े हुए लोग हैं, आज वो असंगठित क्षेत्र में है, और असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया इस 100 दिन के अंदर, और अभी हम लोग 40 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी फिशरमैन अपने को रजिस्टर्ड करा सकता है। सिर्फ फिशरमैन ही नहीं रजिस्टर्ड करा सकता है,
बल्कि उसके सब्सिडियरी के साथ जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स भी कर सकते हैं, उसके बायर्स भी, जो फीस बायर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे किसानों को लाभ क्या होगा कि उनको पता है कि कौन बायर्स हैं, कौन एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने फीस की मार्केटिंग की सुविधा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको मिल जाएगा। तो इसलिए उससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वो बार्गेन कर सकते हैं अपनी, जहां उनको उचित मिलेगा, ज़्यादा कीमत मिलेगा, वहाँ अपने फीस को बेच सकते हैं। उसके बाद हम लोग 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स हम लोग 100 डेज में हम लोगों ने डेवलप किया है। 5 हम लोगों ने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, 5 राज्यों में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हम लोग विकसित कर रहे हैं। ये हम लोगों ने 100 दिन के अंदर फैसला किया है। इसके अलावा जो ये किस तरीके से काम करेंगे एक्वा पार्क? और ये पूरा एक्वा पार्क तो पूरा फिशिंग का वो है, उसमें सारा फैसिलिटी है जो हमने आपको टेक्नोलॉजी बताया, एक्वाकल्चर, बायोफ्लॉक, ये सारे टेक्नोलॉजी वहाँ एक्वा पार्क में उपलब्ध है। तो एक्वा पार्क के माध्यम से वो कर सकते हैं, तकनीक का उपयोग करके तकनीकी का उपयोग करके उसको उन्नत किस्म का फिशिंग, वो फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट के माध्यम, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने के लिए हम लोग आप विभाग के अंदर विचार कर रहे हैं कि आज हमारा जो एक्सपोर्ट लगभग 60,000 करोड़ का है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम इतना अगर फिशिंग कर रहे हैं और विश्व में अगर हम दूसरे स्थान पर हैं तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। 60,000 पर क्यों हम रुके? तो इसके लिए अभी हम लोगों ने विशाखापट्टनम में जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने दिन भर चर्चा की, उनकी समस्याओं को भी सुना। अब अदर्स स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये सोच रहे हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में हम लोग फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि वहाँ आज कोई फिशिंग की सुविधा नहीं है और फिशिंग हो नहीं रहा, तो वहाँ हम लोग कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और फिर हम लोग जब इस पर फाइनल स्टेज पर जाएंगे तब फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे और फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि और एक्सपोर्ट में, निर्यात में अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी फीस का है तो वह है श्रिम्प का। और श्रिम्प का प्रोडक्शन हम आपको बताएं कि जो बढ़ा है 13-14 तक 19,368 करोड़ रुपए तक का मात्र श्रिम्प प्रोडक्शन होता था। आज 10 साल के बाद हम 40,013 करोड़ रुपए की फिशिंग का श्रिम्प फिशिंग कर रहे हैं। तो ये फिशिंग भी हमारा श्रिम्प के क्षेत्र में भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। जी, ये तो मत्स्य पालन की बात हो गई, फिशिंग की बात हो गई। अगर हम पशुपालन की बात करें, पशुधन की बात करें, क्योंकि किसान सीधा जुड़ा हुआ है, लगभग भारत में हर किसान जो है वो पशुपालन करता है, पशुधन रखता है, उसको किस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं? और देखिए, जहाँ तक पशुधन का और पशुपालन और डेयरी की बात आप कर रहे हैं, तो हमारा जो आज मिल्क प्रोडक्शन है, विश्व में हम आज नंबर 1 पर है, फीस में हम नंबर 2 पर हैं और मिल्क प्रोडक्शन में हम विश्व में नंबर 1 पर है। हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ है वो पर ईयर 6% का ग्रोथ है, जबकि ग्लोबली यह 2% का ग्रोथ है। पर कैपिटा अगर मिल्क कंजम्पशन की बात करें तो आज हम 450 मिलीलीटर हम पर कैपिटा हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन में भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारा 57 पॉइंट से ज़्यादा हमारा मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ है पिछले 10 साल में। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चलाई, उसका ये परिणाम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हम कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। एक तो हम नस्ल सुधार की योजना चला रहे हैं, और नस्ल सुधार में 2 तरह का है। एक तो जो नस्ल आज जो हमारी अपनी पशुधन है, उसको हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन का 3 डोज देते हैं, और 3 डोज अगर कोई सेक्स सॉर्टेड सीमेन का दिया तो आईए टेक्नोलॉजी से,
तो उसके कारण उसी नस्ल का लेकिन क्वालिटी बेटर होगा और 90% गारंटी है कि वो बछड़ी पैदा होगी, फीमेल पैदा होगी, और मेल भी जो काल्फ पैदा होगा वो अच्छे क्वालिटी का पैदा होगा। ये लेकिन हम दूध की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से। अब दूसरी टेक्नोलॉजी जो है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे हम दूध के प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ा सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी हम 7 जनरेशन में बढ़ा सकते हैं वो हम 1 जनरेशन में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी का जो आईए है वो कॉस्टली है, इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट होने के कारण वो लगभग 20,000 का कॉस्ट आता है। 5,000 रुपये भारत सरकार हम लोग उसको सब्सिडी देते हैं, लेकिन फिर भी वो 15,000 रुपये का कॉस्ट पर वो एफोर्डेबल नहीं है हमारे यहाँ आम किसानों को के लिए। तो अभी देश में एनडीडीबी ने विकसित किया है जिसका कॉस्ट लगभग 11,000 साढ़े 11,000 रुपये आ रहा है। अब उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। उस पे 5,000 अगर हम सब्सिडी देंगे तो 6,000 रुपये में किसानों को उपलब्ध हो जाएगा 3 शॉट, तो 2,000 रुपये पर शॉट होगा। तो ये अफोर्डेबल हो जाएगा किसानों के लिए। इससे हम मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले नस्ल का उत्पादन कर पाएंगे। और सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से हम आज सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी आज एनडीडीबी ने जो देश में विकसित किया है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, उसके आधार पर हम 200 से 250 रुपये में किसानों को ये एक शॉट उपलब्ध करा देंगे। तो 600 रुपये का में 3 शॉट उपलब्ध हो जाएगा किसानों को, जो आसानी से अफोर्डेबल है किसानों। आपको लगता है कि ये हम अगर मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी की बात करते हैं तो हमेशा बात होती है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, तो कितना बड़ा ये सहायक हो सकता है ये तमाम चीज़ें कि किसानों की आय को दुगना करने में? क्योंकि एक किसानों की हमेशा बात होती है, उनकी आय दुगना करने की बात होती है, और हमें मालूम है कि भारत में लगभग हर किसान जो है पशुपालन करता है। अधिकांश किसान जो है वो मछली पालन भी करते हैं कई जगहों पर। देखिए, जहाँ आप किसानों की जो आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जब तक मिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक उनका आय दोगुना नहीं होगा। आज मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी लोग असंगठित क्षेत्र में, हमने गुजरात में जाके देखा है। गुजरात में किसान इतने उत्साहित हैं इसलिए कि वहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग डेवलप किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप किया, और उसके कारण हमने पूरे कोऑपरेटिव सिस्टम को जाके देखा। 1 किलो दूध जिसके घर में हो रहा है वह भी लाके उस कोऑपरेटिव में उसको जमा कर रहा है, और हर 10 दिन के बाद उनको पेमेंट मिल रहा है पूरे दूध का हिसाब जोड़ के, और ये सारा चीज़ सिस्टम उनके ऐप पर है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है संगठित क्षेत्र में होने के कारण। हम जिस राज्य से आते हैं बिहार में, आज से अगर 15 साल पहले आप चले जाते तो आप देखते कि पूरा मिल्क सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था। आज कॉम्फेड ने, जो सुधा जिसका प्रोडक्शन है, कॉम्फेड ने पूरे स्टेट में जो कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप किया, उसके आधार पर आज कॉम्फेड का प्रोडक्शन और वहाँ के किसानों की आय बढ़ गई है। जो दूध उत्पादक हैं उनके किसानों की आय बढ़ गई है। तो इसलिए कई राज्यों में हम लोग इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम असंगठित क्षेत्र में जो दूध उत्पादक हैं उनको संगठित क्षेत्र में कैसे लाएं। जहां कोऑपरेटिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है वहां हम उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसमें सहायता कर रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने झारखंड के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अभी ओडिशा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, कई राज्यों के साथ उसने एमओयू साइन किया है, और उन राज्यों में संगठित क्षेत्र में लाने के लिए दूध उत्पादकों को प्रयास कर रही है कि उनको हम संगठित क्षेत्र में इसके माध्यम से लाएं। तो हमने आपको बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन और आईवीएफ टेक्नोलॉजी, ये 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं और उसको किया जा रहा है, तो हम जो आज चर्चा होती है सड़कों पर जो
पशु छोड़ दिए जाते हैं उसकी, इसलिए कि जब क्वालिटी बेटर होगा, ये बड़ी समस्या है ये पूरे देश भर में। तो ये उसका निदान वही है। जी। जब पैदा होने वाले बछड़े और बछड़ी अगर गुड क्वालिटी के होंगे तो उनको लोग सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल राजू रंजन जी, आपके साथ चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी हैं। ललन सिंह जी, हम बात कर रहे थे किस तरीके से पशुधन को विकसित किया जा रहा है, किस तरीके से उन्नत किया जा रहा है। बड़ी समस्या होती है पशुओं में, रोग की बड़ी समस्या होती है, कई बार महामारी का रूप ले लेती है। अगर हम बात करें मुंह पका रोग है उसकी बात करें, तो इस तरीके के रोगों की रोकथाम के लिए क्या आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है, किस तरीके से आप इस पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, FMD जो है वो है, समस्या है, कई राज्यों में है, और FMD के लिए हम मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। फ्री वैक्सीन हम किसानों के, पशु पालकों के घर पर जाके हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, और उनको ईयर टैग भी लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकें कि उनको कितना वैक्सीनेशन मिला। अब कई राज्यों में है। अभी हम लोगों ने अपने विभाग में यह निर्णय किया है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि 0 से 5% या 0 से 25% किन राज्यों में है, 25 से 50% किन राज्यों में है, और 50% से ज़्यादा किन राज्यों में है। इन राज्यों को ABC के कैटेगरी में डालिए। जहाँ 0 से 25% है वहाँ हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ताकि वहाँ हम कम समय के अंदर हम उस स्टेट को FMD मुक्त कर सकें। फिर हम 25 से 50% पर कंसंट्रेट करें जहां हम उस राज्य को मुक्त कर सकें, और फिर अंततोगत्वा हम 50 से 100% तक के लोगों वाले राज्यों में जहां FMD है उस पर कंसंट्रेट करें। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि हम FMD मुक्त भारत, पशुधन को FMD मुक्त भारत बनाएंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं, और योजना बना के, योजनाबद्ध ढंग से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, एक प्रश्न है, कैबिनेट से 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो पास हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या? देखिए, 1 नेशन और 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये इस देश की आवश्यकता है और इस देश के समय की मांग है। पूरा चुनाव अगर 5 साल तक इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी पंचायत का, ये जो चुनाव होता है इसमें पूरी स्टेट की मशीनरी और पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन इस चुनाव में व्यस्त हो जाता है। उसके कारण एक तो विकास प्रभावित होता है, दूसरा कानून व्यवस्था प्रभावित होता है, इसलिए कि पूरा प्रशासन उसमें लगा रहता है, तीसरा अपव्यय होता है राजकीय कोष का। तो इन तीनों से निजात पाने के लिए एक तरीका है, भाई चुनाव होना है, तो चुनाव होना है, एक साथ राज्यों का, विधानसभाओं का चुनाव हो जाए, इस पूरे देश में एक बार चुनाव हो जाए, जनता जिसको चुनाव में जिता के भेजेगी वो शासन 5 साल करेगा। अब ये कुछ राजनीतिक दल विरोध करते हैं, तो विरोध करने का कोई तर्क नहीं है उनके पास। भाई इसको किस कारण से आप विरोध करिएगा? विरोध करने का कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्क, अगर तर्क नहीं है तो आप कुतर्क कहिए, तो कुतर्क देते रहते हैं। 1962 तक इस देश में एक बार एक साथ चुनाव होता था, उसके बाद से बंद हो गया। तो बंद हो गया तो फिर से अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक संवैधानिक ढांचा और कानूनी ढांचा अगर देने का प्रयास किया, तो इसका विरोध करने का क्या मतलब है? विरोध अगर सिर्फ इसलिए करना है
कि इसको मोदी जी ने शुरू किया इसलिए हमको इसको विरोध करना है, तब तो अलग बात है। लेकिन इसका कोई तर्क नहीं है। ये देश की ज़रूरत है, देश की आवश्यकता है। और हम लोगों ने और हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ से ही कहा है कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए। और जब यह कमेटी ने हम लोगों से राय मांगी थी, हमारी पार्टी से राय मांगी थी, हम लोगों ने लिखित राय दी थी कि एक देश एक चुनाव का हम पक्षधर हैं, हम इसका समर्थन करते हैं और ये देश की आवश्यकता है। अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें अगर आपका जो विभाग है उसमें भविष्य में क्या देख सकते हैं, हम क्या बदलाव देख सकते हैं, क्या नवाचार देख सकते हैं, किस तरीके से और संभावनाएं देख सकते हैं? हम फिशिंग को डेवलप करने के लिए और पशुधन के विकास के लिए जितनी हम टेक्नोलॉजिकल और नवाचार जो हम कर सकते हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं और उस पर हम लोग पूरे तौर पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, इनका कहना है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो क्षेत्र है उसमें लगातार नवाचार हो रहे हैं, लगातार तकनीक के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और ख़ासतौर पर जो फिशर फार्मर हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, इसके लिए तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और इसका लाभ भी जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।